हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पीवाईक्यू जो भी हमारे होम साइंस के पुराने एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। हमने एक 1000 प्लस सीरीज जो पीवाईक्यू की है वो यहाँ पर शुरू कर रखी है द एड्यूमन यूट्यूब चैनल पर। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जो भी क्लासेज है वो आपको मिल सके और इन क्लासेज के द्वारा जो भी आपकी तैयारी है एग्ज़ाम की वो और ज़्यादा बूस्ट हो सके। तो स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चंस हम प्रीवियस जो क्लासेज है उनमें डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ और क्लासेज जो पीवाईक्यू की है वो मैंने डाल रखी है। आपको इसी यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट नाम से प्ले लिस्ट के अंदर वो सारी क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएगी। और ये जो क्वेश्चंस है इनकी पीडीएफ भी आपको द एडुमंच टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। तो आप लोग जो एडुमंच टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ भी मिल सके। ए यानी कि एजर्सन रीजन, मैंने शॉर्ट में लिखा है ए एंड आर। एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन है ये। ए फिजियोलॉजिकल फटीग कैन अकर इन सिचुएशन बोथ देन दोज इन ए रिलेटिवली हाई वर्कलोड पीरियड। आर यानी कि रीजन, परफॉर्मिंग डिसलाइक टास्क इज द मेजर कॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल फटीग। यानी कि जो एजर्शन है, जो कथन है, वो क्या कह रहा है कि शारीरिक थकान अपेक्षाकृत उच्च कार्यभार अवधि के अलावा अन्य स्थितियों में भी हो सकती है। राइट है, ये करेक्ट है, क्योंकि जो शारीरिक थकान है, जो फिजियोलॉजिकल फटीग है, वो हाई वर्कलोड के अलावा अन्य जो स्थिति है उनमें भी हो सकती है। तो आपके जो ए है वो करेक्ट है। आर, नापसंद कार्य करना शारीरिक थकान का प्रमुख कारण है। जो आर है वो आपका कह रहा है कि नापसंद कार्य करने से भी शारीरिक थकान आती है। ये भी करेक्ट है, लेकिन ये ए का यानी कि जो कथन है उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके ऑप्शन सी। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है ए, ergonomics is defined as fitting the task to the man। आर है, पुअर रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड वर्क इन्वायरमेंट रिड्यूसेस द स्ट्रेस ऑफ वर्कर। जो अर्गोनोमिक्स है वो कार्य को मनुष्य के अनुकूल बनाने के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्गोनोमिक्स जो है वो टर्म किस काम में यूज आती है कि जो भी कार्य है वो मनुष्य के अनुकूल हो। ऐसा जो भी मैकेनिज्म होता है उसको हम अर्गोनोमिक्स कहते हैं। तो हमारा ए जो है वो करेक्ट है। अब हम देख लेते हैं आर के बारे में। कार्यकर्ता और कार्य वातावरण के बीच खराब संबंध श्रमिकों के तनाव को कम करता है। यहाँ पर आपका जो आर है वो रोंग है, क्योंकि ये श्रमिकों के तनाव को कम नहीं करता है बल्कि ये क्या करता है, बढ़ाता है। ये बढ़ाता है, इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ए इज करेक्ट बट आर इज रोंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33। ए है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। आर है, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। अब हम बात करें इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता क्या है। जो कम्युनिकेशन है वो अलग अलग टाइप्स का होता है। एक होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल। अगर हम बात करें इंट्रापर्सनल की, इंट्रा यहाँ पर इंटर नहीं बोल रही हूँ मैं, इंट्रापर्सनल बोल रही हूँ। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है कि खुद का खुद के साथ कम्युनिकेशन। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो खुद का खुद के साथ कम्युनिकेशन है यानी कि अंतर व्यक्तिक, जिसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, वो हमारे सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली ये इम्पोर्टेंट होगा हमारे सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, इसलिए हमारा जो ए है वो होगा ट्रू। नेक्स्ट है, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है वो हमारा दूसरों के साथ जो कम्युनिकेशन है उसमें भी
महत्वपूर्ण भाग निभाता है। तो हमारा जो आर है वो भी करेक्ट है, लेकिन जो आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन, अरेंज द राइट सीक्वेंस द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन सीरियल्स ड्यूरिंग मॉइस्ट कुकिंग एंड कूलिंग। अगर हम बात करें कुकिंग की, तो कुकिंग मेथड होते हैं जिसमें मॉइस्ट कुकिंग होती है, ड्राई हीट कुकिंग होती है, ब्रेजिंग जो अपने स्टीम कुकिंग होती है, काफ़ी सारे जो कुकिंग मेथड्स है। आपके आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के अंदर ये चैप्टर जो सिलेबस है आपका उसमें स्पेशल मेंशन किया हुआ है। इसकी क्लास भी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि मॉइस्ट कुकिंग और कूलिंग के दौरान जो सीरियल्स है उनमें क्या क्या चेंजेज आते हैं, उन चेंजेज को हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है। जब हम बात करें सीरियल की, तो सीरियल के अंदर होता है स्टार्च, और जो स्टार्च होता है वो कुकिंग के दौरान क्या होगा, फूल जाएगा। और जो स्टार्च होता है जब हम मॉइस्ट कुकिंग करते हैं तो उस दौरान उसमें एक जिलेटिनाइजेशन की प्रोसेस भी होती है। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको देखते हैं हम। ऑप्शन ए है रिट्रोग्रेडेशन, बी सिनेरेसिस, सी वाटर एब्जॉर्प्शन, डी चेंज इन विस्कोसिटी, ई रीक्रिस्टलाइजेशन। अगर हम इनके कोड्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें पता है कि जब हम मॉइस्ट कुकिंग करेंगे तो जो स्टार्च है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो जिसके अंदर जो सी ऑप्शन है सबसे पहले, तो वो आपका ऑप्शन देख लीजिए। अगर हम बात करें कि यहाँ पर सी ऑप्शन है और यहाँ पर भी सी ऑप्शन है, तो आपका जो बी और ये सी जो है ये कट हो गया, क्योंकि हमें पता है कि जो मॉइस्ट कुकिंग करेंगे उस दौरान सबसे पहले जो स्टार्च है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद में जैसे ही जो स्टार्च है उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया, अब क्या होगा, उसकी जो विस्कोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो सी के बाद में डी देख लीजिए किसमें है, दोनों में डी है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा आपके रिट्रोग्रेडेशन। क्या होगा, रिट्रोग्रेडेशन। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो इसके अंदर है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद में चेंज इन विस्कोसिटी, देन रिट्रोग्रेडेशन, नेक्स्ट रिक्रिस्टलाइजेशन एंड सिनेरेसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गिव द सिक्वेंशियल प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम हेपेटाइटिस टू सिरोसिस। हेपेटाइटिस से सिरोसिस तक के जो लक्षण हैं उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। इसमें देख लीजिए, ऑप्शन ए है इंक्रीज्ड बिलीरुबिन, एब्डोमिनल टेंडरनेस एंड जॉन्डिस, सी है नोजिया एनोरेक्सिया वोमिटिंग, डी है इसोफेजियल वेरिकोस, ई एडिमा एंड एसाइड्स, एफ है पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर हम बात करें कि इसमें सबसे पहला जो है वो कौन सा लक्षण दिखाई देगा, तो सबसे पहले नोजिया एनोरेक्सिया और वोमिटिंग। अगर आपको इसका एक ऑप्शन ही मालूम है तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सी जो है सबसे पहले एक ऑप्शन में दिया हुआ है और वो है ऑप्शन डी। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले क्या होगा, नोजिया एनोरेक्सिया वोमिटिंग, उसके बाद में एब्डोमिनल टेंडरनेस एंड जॉन्डिस होगा, फिर उसको अगर ट्रीट नहीं करवाया जाएगा तो फिर वो आगे इंक्रीज्ड बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद में पोर्टल हाइपरटेंशन, देन इसोफेजियल वेरिकोस एंड लास्ट में एडिमा एंड एसाइड्स। तो इस तरह से ये जो हेपेटाइटिस से सिरोसिस तक के जो सिम्टम्स है उनके प्रोग्रेस होती है, उसका जो सीक्वेंस है वो इस तरह से रहेगा। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन 36, अरेंज द राइट सीक्वेंस द प्रोसीजर यूज्ड इन सेलेक्टिंग ए फूड सर्विस एम्प्लॉय। जो एक खाद्य सेवा कर्मचारी है उसके चयन में कौन सी प्रक्रिया, कौन सी प्रोसेस काम में लेते हैं, उसका हमें सही क्रम दिखाना है। ऑप्शन ए है अपॉइंटमेंट लेटर, बी है इंटरनल सोर्स, सी डिटरमाइनिंग नीड्स
ऑफ वेज, डी एस्टेब्लिशमेंट, ई एडवर्टाइजमेंट, एफ इंटरव्यू और जी है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा कि डिटरमाइनिंग नीड ऑफ वेज। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सबसे पहले होगा। अब हमें ये देखना है कि जो ऑप्शन सी है वो हमें सबसे पहले कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। एक तो हमें यहाँ बी में दिख रहा है और एक हमें डी में दिख रहा है। तो हम ए को और सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद में जब हमने डिटरमाइनिंग नीड ऑफ वेज कर लिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इंटरनल सोर्स जो आंतरिक स्रोत है। तो अगर हम देखें कि सी के बाद में जो बी है वो आ रहा है आपके ऑप्शन डी के अंदर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले क्या होगा, डिटरमाइनिंग नीड ऑफ वेज, उसके बाद में आ जाएगा आपके इंटरनल सोर्स, देन एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद में इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद में क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट, एंड देन अपॉइंटमेंट लेटर, और लास्ट है ओरिएंटेशन। तो इस तरह से जो आपकी सीक्वेंस है वो चलेगी। यानी कि सबसे पहले आवश्यकता का निर्धारण होगा, आवश्यकता के निर्धारण के बाद में क्या होगा, आपके आंतरिक स्रोत होंगे, आंतरिक स्रोत के बाद में अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन दिया जाएगा। जब विज्ञापन दिया जाएगा उसके बाद में क्या होगा, इंटरव्यू होगा, क्योंकि लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई के बाद में जो भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेने के बाद में आपके आ जाएगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेज यानी कि वेतन की स्थापना होगी, और उसके बाद में अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो दे दिया जाएगा यानी कि नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। और उसके बाद में लास्ट में आपके ओरिएंटेशन यानी कि जब आप ज्वाइन करते हो तो एक ओरिएंटेशन होता है। जिस भी आप इंस्टीट्यूट के अंदर ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जिसके अंदर जो भी न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में सारी चीज़ें और उसके जो भी वर्क प्रोफाइल है उसके बारे में उसको डिटेल से बताया जाता है। नेक्स्ट है अरेंज द स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। हमें क्या करना है, मनोलैंगिक विकास के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये जो हमारी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है ये एक थ्योरी है। इसके अंदर आपके फर्स्ट है फेलिक स्टेज, सेकंड जेनाइटल स्टेज, थर्ड है ओरल स्टेज, फोर्थ लेटेंसी स्टेज और फिफ्थ है एनल स्टेज। अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आपके आएगी ओरल स्टेज, क्योंकि इसकी जो भी हम सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर आता है ओरल स्टेज। तो जिस ऑप्शन के अंदर आपके थर्ड वाला ऑप्शन पहले है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपके थर्ड वाला ऑप्शन सबसे पहले सी ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिए आपको। ओरल स्टेज यानी कि मौखिक चरण, उसके बाद में आ जाएगा आपके एनल स्टेज यानी कि गुदा अवस्था, नेक्स्ट आएगा फेलिक स्टेज जिसको हम हिंदी में कहेंगे फलिक चरण, फोर्थ है आपके लेटेंसी स्टेज जिसको हम विलंबता चरण कहेंगे, और लास्ट है हमारा जेनाइटल स्टेज जिसको हम जननांग अवस्था कहेंगे। तो ये हमारी स्टेजेस थी। सिगमंड फ्राइड के द्वारा साइकोसोशल थ्योरी दी गई। इसमें आप देख सकते हैं ओरल स्टेज बर्थ टू 1 ईयर ओल्ड यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर के 1 साल तक होती है। एनल स्टेज 1 साल से 3 साल तक के बच्चे में होती है जब बच्चा अपने ब्लैडर और बाउल पर कंट्रोल करना सीखता है। फेलिक स्टेज 3 से 6 साल के बच्चे में देखने को मिलती है हमें, और उसके बाद में होती है लेटेंसी स्टेज जो 6 साल से प्यूबर्टी तक हमें देखने को मिलती है, और जेनाइटल स्टेज जो कि प्यूबर्टी टू डेथ तक हमें देखने को मिलती है। तो ये थी आपके सिगमंड फ्राइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की स्टेजेस। नेक्स्ट है अरेंज द स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। अगर हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है उनके बारे में, तो यहाँ पर फर्स्ट है एंटीनेटल, सेकंड प्रीनेटल, थर्ड नियोनेटल, फोर्थ इन्फेंसी एंड फिफ्थ है टोडलरहुड। यहाँ पर TI जो आपके स्पेलिंग है उसको आप देख लीजिएगा, TO होगा, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इसकी जो स्टेजेस है इसमें जिस तरह से ये स्टेजेस दी हुई है उसी तरह से ये स्टेजेस सीक्वेंस में है, यानी कि सबसे पहले एंटीनेटल, देन प्रीनेटल, देन नियोनेटल, फिर इन्फेंसी और टोडलरहुड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, क्योंकि जो एंटीनेटल और प्रीनेटल स्टेज है ये बच्चे के
जन्म के पूर्व की अवस्थाएं हैं, यानी कि कंसेप्शन टू चाइल्ड बर्थ तक की अवस्थाएं हैं। उसके बाद में नियोनेटल यानी कि नवजात शिशु की अवस्था। उसके बाद में आती है इन्फेंसी जो कि 0 to 2 ईयर होती है। और देन आती है टोडलरहुड, जब बच्चा घुटनों के बल चलता है उसको हम कहते हैं टोडलरहुड वाली अवस्था। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको दे रखी है कि एंटीनेटल और प्रीनेटल कंसेप्शन से बर्थ तक होती है, नियोनेटल 2 से 3 महीने तक के बच्चे में, और इन्फेंसी बच्चे के जन्म से लेकर 1 साल तक। और कुछ जो साइकोलॉजिस्ट है वो इसको 2 साल तक भी मानते हैं। और टोडलर 1 साल से 3 साल तक के बच्चे की अवस्था जो है वो टोडलर कहलाती है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। अगर हम बात करें लिसनिंग की, यानी कि सुनने के दौरान जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होगा, जो सुनने की प्रोसेस है उसका करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर आपसे पूछा गया है। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग, सेकंड है रिमेम्बरिंग, थर्ड रिसीविंग, फोर्थ इवेलुएटिंग एंड देन फिफ्थ है रिस्पॉन्डिंग। अगर हम बात करें कि फर्स्ट क्या होगा, तो सबसे पहले जब अपन कोई सुनने की प्रोसेस करेंगे तो सबसे पहले हम जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन थर्ड है वो सबसे पहले आएगा, रिसीविंग। अगर हम बात करें रिसीविंग की, जो थर्ड ऑप्शन है वो सबसे पहले है ऑप्शन ए के अंदर। तो आपके इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग यानी कि उसको समझेंगे, देन रिमेम्बरिंग उसको याद करने की कोशिश करेंगे, देन रिस्पॉन्डिंग हम रिस्पॉन्ड करेंगे, और लास्ट में आ जाएगा आपके इवेलुएटिंग। तो ये थी आपकी लिसनिंग की प्रोसेस की करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, गिव द सीक्वेंस फॉर डेनिम वॉशिंग। जो डेनिम वॉशिंग है उसकी करेक्ट सीक्वेंस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसमें फर्स्ट है आपके ब्लीचिंग, सेकंड क्लीन अप टू एडजस्ट डिजायर्ड इफेक्ट, थर्ड है टिंटिंग और डाइंग, फोर्थ सॉफ्टनिंग, फिफ्थ डिसाइजिंग स्काउरिंग, सिक्स है एंजाइम वॉश और स्टोन वॉश। अगर हम इसमें करेक्ट सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले इसमें आएगा डी साइजिंग और स्काउरिंग। जिस भी ऑप्शन में आपको डी साइजिंग और स्काउरिंग दिख रहा है उसके अलावा जो भी ऑप्शन है उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बी और डी के अंदर डी साइजिंग और जो स्काउरिंग है वो हमें दिखाई दे रहा है। अब हमें इन दोनों में से ही छांटना है। उसके बाद में आपके आ जाएगा नेक्स्ट एंजाइम वॉश और स्टोन वॉश। जो भी डेनिम वॉशिंग है उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिसाइजिंग और स्काउरिंग करेंगे, देन हम करेंगे एंजाइम वॉश और स्टोन वॉश। तो इसके अंदर आपके बी के अंदर फिफ्थ के बाद में 6 दे रखा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेकंड क्लीन अप टू एडजस्ट डिजायर्ड इफेक्ट। जैसा हमें इफेक्ट चाहिए उस इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्लीन अप करेंगे, देन हम ब्लीचिंग करेंगे, नेक्स्ट है टिंटिंग और डाइंग करेंगे, और लास्ट में हम सॉफ्टनिंग की प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से आपके जो डेनिम वॉशिंग है उसकी सीक्वेंस जो है वो दी गई है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देख लीजिए आपको डिसाइजिंग। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले द फर्स्ट वेट प्रोसेस ट्रीटमेंट विच रिमूव द स्टार्च दैट्स एडेड टू डेनिम यार्न टू स्ट्रेंथन इट बिफोर वीविंग। वीविंग से पहले जो भी डेनिम यार्न है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए उसमें स्टार्च लगाया जाता है, जिसको एक वेट प्रोसेस द्वारा रिमूव किया जाता है, उसको हम डिसाइजिंग और स्काउरिंग प्रोसेस कहते हैं। देन क्या करेंगे, एंजाइम और स्टोन वाश। इसमें क्या किया जाता है, दीज प्रोसेस कैन क्रिएट ए फेडेड और वॉर्न लुक। इसके अंदर ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो फेड क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग, कैन बी यूज टू लाइटन द कलर ऑफ द डेनिम। जो डेनिम का कलर है उसको लाइट किया जाता है। देन टिंटिंग और डाइंग, कैन चेंज द ह्यू और टोन ऑफ द इंडिगो। जो इंडिगो का ह्यू और टोन है उसको चेंज किया जाता है। देन सॉफ्टनिंग, कैन बी डन विद वाटर टू सॉफ्टन द डेनिम। डेनिम को सॉफ्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसकी धुलाई की जाती है। देन ड्राई वॉशिंग, कैन बी यूज टू एज द डेनिम एंड गिव इट वॉर्न इन अपीयरेंस। तो इस तरह से ये आपकी प्रोसेस थी डेनिम वॉशिंग की। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।